नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क। अब वक्त हो चुका है दिन भर की बड़ी खबरों का। सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसकी कोई आंतरिक सुप्रभुता नहीं है। बता दें कि 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दी गई थी। सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। 370 हटाने के 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद आज सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में यह फैसला सुनाया गया है। तो अब आपको मुख्य बातें भी बता देते हैं कि इस फैसले को लेकर क्या कुछ मुख्य बातें रहने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का यह फैसला बरकरार रखा है। राष्ट्रपति के पास 370 खत्म करने का अधिकार है। केंद्र सरकार का फैसला वैध है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। विलय के साथ कश्मीर ने सुप्रभुता छोड़ी है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए यह फैसला आया है। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिस पर यह फैसला रखकर और फैसले को सुरक्षित रखा गया है। 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द बहाल हो जाएगा। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने का फैसला भी बरकरार रखा गया है। ये तमाम अहम बिंदु हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दौरान दिए गए हैं। तो आपको बता दें, इन तमाम फैसलों को सुरक्षित रखा गया है और ये 370 हटाने का फैसला अब ऑफिशियल लेवल पर अब मोहर लगाते हुए सुरक्षित रखा गया है। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अब नागेंद्र भाटी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है जिसको काफी समय से इंतजार करते हुए कश्मीरियों के अंदर भी ये सवाल पैदा हो रहा था और बाकी पूरे भारत के अंदर भी एक सवाल अपने आप में उत्पन्न हो रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में क्या कुछ वो अहम बिंदु रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था कि अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया जा रहा है। यानी 5 अगस्त 2019 के बाद अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी था, उसका कोई प्रभाव नहीं था। साथ ही साथ उस वक्त ये फैसला भी लिया गया था कि जो विशेष राज्य का दर्जा है जम्मू कश्मीर का, वो खत्म कर दिया गया है। धारा 35A के जो भी प्रभाव थे वो भी निष्प्रभावी कर दिए गए थे उस वक्त। और साथ ही साथ जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। और इन दोनों ही चीजों का विरोध उस वक्त राजनीतिक दल जो थे विपक्षी, उनकी तरफ से किया गया था। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस रही हो, चाहे PDP हो या फिर कांग्रेस हो, सभी की तरफ से इसका पुरजोर विरोध किया गया था, संसद में भी और संसद के बाहर भी। उसके बाद 23 कुछ संगठन थे, कुछ राजनीतिक दल थे, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ले जाया गया और उसमें कहा गया कि जो हुआ है वो असंवैधानिक है और अनुच्छेद 370 को फिर से लागू किया जाए और जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य बनाया जाए। ये जो आर्ग्यूमेंट है, इसको लेकर कई दल सुप्रीम कोर्ट गए थे। 5 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर सुनवाई पूरी कर ली गई थी और 11 दिसंबर की तारीख इसमें तय की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाने के लिए। ठीक है नागेंद्र, मैं आपको यहीं रोकना चाहूंगी। हमारे साथ अधिवक्ता अरुण गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। 370 हटाने को जो फैसला सुनाया जाना था वो बरकरार रखा गया है। इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपसे चाहूंगी। हमारे दर्शक बेहद जानना चाहते हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला किन मुख्य बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए सुनाया गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है उसमें एकदम स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अनुच्छेद 370 को हटाया गया था वो वैध तरीके से था। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है बड़े स्पष्ट रूप से
कि जब जम्मू और कश्मीर का विलय भारत में हुआ तो जम्मू और कश्मीर की जो स्थिति थी वो भारत के अधीन हो गई, भारत के संविधान के अधीन हो गई। भारत का संविधान सुपीरियर है, न कि जम्मू और कश्मीर का संविधान सुपीरियर है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिस दिन से हरि सिंह ने भारत में विलय किया उस दिन से ही जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग हो गया। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत के राष्ट्रपति को जो अनुच्छेद 370 के तहत वहां पे कार्रवाई करने की शक्ति है। दूसरी बात, जब 370 लग जाया जाता है किसी भी स्टेट में तो राज्य के राज्य विधानसभा की जगह पे वहां पे संसद प्रभावी रूप से काम करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा कि आप सितंबर 2024 तक वहां पे चुनाव कराइए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, जब भारत सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया वहां पे कि लद्दाख का जो क्षेत्र है वो केंद्र शासित ही रहेगा, जम्मू और कश्मीर रेंज को क्षेत्र को जो है वो राज्य का स्टेटस दीजिए और सितंबर 2024 तक वहां पे चुनाव कराइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट रूप से ये चीज कह दिया है और जो तमाम सारी भ्रम की स्थिति थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लियर कर दिया। और सारे जो है निपटार, जितने भी इस पे PIL पड़े थे, जितने भी एप्लीकेशन थे, सबका उन्होंने निपटारा एक साथ में आज कर दिया है। बिल्कुल अरुण जी, इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस फैसले को जो सुरक्षित रखा गया है और इस संवैधानिक फैसले के बाद अब जम्मू कश्मीर की तस्वीर किस कदर देखने को मिलेगी? आतंकवादी गतिविधियां क्या कम होती नजर आएंगी? नहीं, देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने तो, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा थी और उसके पीछे अगर आप देखेंगी तो जो भारत सरकार ने जो पक्ष रखा था, जो तथ्य रखा था, उसमें सबसे बड़ी जो इनका आर्गुमेंट था वो यही था कि साहब जब से 370 हटा है और वहां पे जम्मू कश्मीर में शांति आई है और जो जम्मू और जो श्रीनगर वाला जो रेंज था, जो कभी लाल चौक पे शाम के क्या दिन में भी वहां पे घूमना मुश्किल हो जाता था, अब शाम को भी वहां पे एक पिकनिक स्पॉट बन गया है, टूरिस्ट हब बन करके उभरा है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों के आर्थिक जीवन में भी के उत्थान में भी बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो जो शांति और व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या होती थी जम्मू कश्मीर में, हाँ, भारत सरकार ने एक तथ्य ये भी रखा है कि 370 हटने के बाद एक भी पत्थरबाजी की घटना नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं से इन दलीलों से सहमत था और सुप्रीम कोर्ट के बाद भी तमाम सारे जो इनपुट होते हैं वो होते हैं, उन्होंने भी कुछ फील किया इस चीज को। लेकिन फिर भी क्या होता है, ये लोकतंत्र है हमारे देश में, तो लोकतंत्र में यही चीज होता है कि जनता अपने प्रतिनिधि को खुद चुने और जनता जो है जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा वहां पे शासन हो। हाँ, लेकिन एक चीज ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा है कि वहां से भारतीय सेना को मैनेज किया जाए इधर से उधर या कुछ किया जाए। जो यथास्थिति थी वही रहेगी, लेकिन चुनाव के लिए उन्होंने एक डेडलाइन घोषित कर दिया है कि सितंबर 2024 तक वहां पे आप चुनाव कराइए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से इस फैसले को सुरक्षित रखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अब ये धारा जिसे कहेंगे आर्टिकल 370 हटाने का जो फैसला है उसको बरकरार रखा है। और इसके अलावा आपको तमाम जानकारियां हमने अपने चैनल के माध्यम से देने की कोशिश की है कि 370 हटाने के बाद अब जम्मू कश्मीर की तस्वीरें कुछ इस कदर बदलने वाली है, क्योंकि भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आगे जो अपना पक्ष रखा था उसको मद्देनजर रखते हुए वहां पर जो भी गतिविधियां देखी गई थी, पत्थरबाजी से जुड़ी जितनी भी गतिविधियां थी, अब वो बिल्कुल कम होती नजर आई है। हमारे साथ अधिवक्ता भी जुड़े थे, उन्होंने भी तमाम जानकारियां दी है कि अब इस फैसले के बाद अब जम्मू कश्मीर की तस्वीरें कुछ और ही नई दिखने वाली है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ लगातार हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी भी हमारे साथ बने हुए हैं। नागेंद्र, अभी आपने हमारे अधिवक्ता की बात सुनी है, जब अरुण जी ने कहा है कि अब जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने वाली है, भारत सरकार ने जो पक्ष रखा था उसको सुप्रीम कोर्ट ने मद्देनजर रखते हुए और उसको पूरी तरीके से ऑब्जर्व करते हुए ही ये फैसला सुनाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए ये फैसला अलग है। इससे पहले भी जब से कि वहां अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया गया है, उसके बाद से ही केंद्र सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं वो वहां पर काम कर रही हैं, चाहे डेवलपमेंट की हो, रोजगार की हो या फिर सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो अब वहां काम कर रही हैं। अब वहां तिरंगा शान से लहरा रहा है पिछले 4-4.5 सालों से। अब कोई इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं कि कहीं राष्ट्रीय ध्वज जला दिया गया है या कहीं जो पत्थरबाजी है वो हो रही है, और आतंकी घटनाओं में भी
आतंकी नागेंद्र, मैं घटनाएं आपको भी रोकना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो अब सामने आ चुकी है। राजस्थान में सीएम के नाम का अब कल ऐलान होने वाला है। इसकी बड़ी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जयपुर जाएंगे। पर्यवेक्षक कल सीएम के नाम का ऐलान कर देंगे। इसकी बड़ी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं। राजनाथ विनोद तावड़े, बता दें कि सरोज पांडे अब इस पूरी प्रक्रिया की घोषणा करने वाले हैं जिसका इंतजार लंबे वक्त से था। कल हो सकती है विधायक दल की बैठक और इस विधायक दल की बैठक में उस अहम फैसलों पर मोहर लगती नजर आएगी। उस मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी मोहर लग जाएगी। तो ये तमाम जानकारियां अब इस बड़ी खबर के साथ हम तक साझा कर रहे हैं। बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम का कल तक ऐलान हो सकता है। अब राजस्थान में अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब कल जयपुर जाने वाले हैं और कल जयपुर जाते हुए आपको बता दें कि वहां पर विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में उस अहम चेहरे पर मोहर लगा दी जाएगी जो कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कहलाएगा। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब विधायक दल की कल बैठक होने वाली है और इस बैठक में तमाम ऐसे जो भी विधायक होने वाले हैं, जो भी मंत्री होने वाले हैं, उन्हें उनका कार्यभार ग्रहण किया जाएगा और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह का भी भव्य तरीके से आयोजन किया जाएगा। ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार खबरें सामने आ रही हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अभी भी गहमागहमी का माहौल बना हुआ है। लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद किस तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा कौन, इसको लेकर सबके अंदर ये सवाल उत्पन्न हो रहा है। और इसी बीच इस खबर पर जल्द से जल्द पुष्टि होने वाली है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में सीएम के नाम का जल्द ऐलान होने वाला है। लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जयपुर जाने वाले हैं। विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक में उस अहम चेहरे पर मोहर लग जाएगी और फिर जल्द से जल्द उस नाम का ऐलान हो जाएगा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर यह नाम विराजमान होने वाला है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रही है। विधायक दल की कल बैठक होने वाली है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान में सीएम के नाम का कल ऐलान हो सकता है। इस नाम को लेकर लंबे वक्त से इंतजार जारी है। 2 नामों पर पुष्टि बनाई जा रही है, लेकिन कयास किस हद तक अब सही होते पाए जाएंगे, इसको लेकर भी अपने आप में सवाल बना हुआ है। क्या कोई पुराना चेहरा दोहराने वाला है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर विराजमान होने वाला है, या फिर कोई और अन्य चेहरा अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होगा, इसको लेकर सवाल बनते हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपेंद्र नरूका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपेंद्र, राजस्थान में सीएम कौन होगा, इसको लेकर अभी भी सवाल बरकरार है। अब खबर सामने आ रही है कि कल राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। हाल फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? देखिए निशी, पहले यह था कि आज राजनाथ सिंह जयपुर आकर विधायकों से रायशुमारी कर नाम पर सहमति बनाएंगे और मंगलवार तक राजस्थान को मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हो जाता। लेकिन अब चूंकि ये बुधवार तक इसलिए टल गया है क्योंकि राजनाथ सिंह के साथ में जो और 2 अन्य पर्यवेक्षक हैं, उनका जयपुर जो दौरा है वो टल चुका है। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लखनऊ दौरा है और राजनाथ सिंह वहां से सांसद है। ऐसे में संभवतः कल भी जयपुर आने का उनका कोई कार्यक्रम नहीं बनेगा और परसों तय किया जाएगा कि वो किस समय यहाँ पर जयपुर पहुंचते हैं। इसके अलावा वसुंधरा राजे के आवास के बाहर जो हलचल है वो लगातार जारी है। करीब 40 से 45 विधायक जो उनके बिल्कुल खास माने जाते हैं वो मिल चुके हैं। वो बाहर लॉबिंग कर रहे हैं, विधायकों को कॉल करके बोल रहे हैं कि हमारा साथ दीजिए। तो मंगलवार नहीं, जाहिर सी बात है कि पहले छत्तीसगढ़ का फैसला हुआ, फिर मध्य प्रदेश का होगा और फिर यानी राजस्थान का नंबर आएगा। तो बुधवार तक का इंतजार करना होगा। जी निश्चित। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बुधवार तक का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद कहा जा रहा है कि कल जयपुर आ सकते हैं राजनाथ सिंह। उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। तो क्या ये स्पष्ट रूप से हम समझ पाए कि राजस्थान में अभी भी मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान जो है अभी नहीं हो सकता है, ये मामला अब टाला जाएगा? नहीं, मामला बिल्कुल टल चुका है क्योंकि कल राजनाथ सिंह संभवतः राष्ट्रपति के दौरे में उनके साथ में रहेंगे, वहां से सांसद हैं। तो कल दिन में अगर कार्यक्रम खत्म होता है तो वो शाम तक या देर रात तक जयपुर आने का कार्यक्रम बन सकता है, बाकी जो 2 उन्हें पर्यवेक्षक उनके साथ में।
इसके अलावा जो नाम है वो टल गया है, ये आप मानकर चलें, क्योंकि जब तक राजनाथ सिंह जयपुर आकर बैठक नहीं ले लेते हैं, विधायकों से बात नहीं कर लेते हैं, तब तक नाम की घोषणा नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, तो मंगलवार ठीक है। देर रात्रि तक भी आते हैं, तो देर रात्रि तक। जी जी ठीक है दीपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी मध्य प्रदेश विधानसभा में जीत के कई दिन बाद तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं कर सकी है। इसी बीच आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की आज शाम को बैठक होनी है। इस बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो सकती है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बाद अब सबकी निगाहें मध्य प्रदेश और राजस्थान पर है। मध्य प्रदेश में आज तो राजस्थान में मंगलवार को नए सीएम का पता चल जाएगा। एमपी के लिए बीजेपी के केंद्र पर्यवेक्षक हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा के प्रमुख के लक्ष्मण और पार्टी सचिव आशा लाकड़ा भोपाल पहुंच गए हैं, जिसके बाद आज शाम को विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक में उस अहम चेहरे पर मोहर लग सकती है। तो लगातार कयास बने हुए हैं और लगातार सस्पेंस भी बरकरार है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा, कौन वो चेहरा होगा, क्या वो नया चेहरा होगा या फिर इतिहास दोहराने वाला है। तो इसी के साथ ये जो तमाम सवाल है वो लगातार उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब 2024 लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रख ये तमाम अहम फैसले को लेने में देरी कर रही है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिनव चतुर्वेदी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिनव, लगातार खबरें सामने आ रही हैं। अब मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो सीएम के चेहरे का कब तक ऐलान हो सकता है, क्या कुछ अपडेट है? के बाद से जब से विधानसभा चुनाव के नतीजे मध्य प्रदेश के आए थे, उसके बाद से लगातार जो सस्पेंस चला आ रहा था सीएम फेस को लेकर, आज वो सस्पेंस खत्म होने जा रहा है। आज बीजेपी शीर्ष नेतृत्व द्वारा नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर भोपाल पहुंच गए हैं। इन ऑब्जर्वर्स में मुख्य तौर पर हरियाणा के सीएम डॉक्टर मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा भी शामिल है। वो भोपाल स्पेशल फ्लाइट से, चार्टर प्लेन से भोपाल स्टेट हैंगर पहुंच गए हैं। भोपाल पहुंच गए हैं। स्टेट हैंगर पर उनकी अगवानी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने की और अन्य बीजेपी नेताओं ने की है ऑब्जर्वर्स की। और आज शाम को जो मध्य प्रदेश बीजेपी द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया था, उसके तहत आज शाम को 4 बजे मध्य प्रदेश के विधायक दल की बैठक होने जा रही है। उस बैठक में तय होगा कि मध्य प्रदेश का आने वाला सीएम कौन होगा। जी निशी, ओवर टू यू। अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इसी के साथ लगातार पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार सस्पेंस बरकरार है और जल्द से जल्द अब इस सस्पेंस का खुलासा होने वाला है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार शाम को छत्तीसगढ़ में सीएम पद के नाम का ऐलान किया है। कुनकुरी सीट से विधायक विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे और उनका शपथ ग्रहण समारोह 13 दिसंबर को रायपुर के पुलिस ग्राउंड में होगा, जिसमें पीएम मोदी सहित बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शिरकत कर सकते हैं। बता दें कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2 साल 68 दिन तक उनका इस जिम्मेदारी के साथ उन्होंने इस साथ को निभाया है। साथ ही रायगढ़ सीट से सांसद भी रह चुके हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। रांची में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी है। 354 करोड़ से ज्यादा कैश के अब तक आधिकारिक ने, बता दें कि इस तरीके से जो छापेमारी का दौर जारी है, अधिकारियों ने 3 सूटकेस ज्वेलरी भी बरामद की है। साहू के घर से अथाह संपत्ति मिलने का सिलसिला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। 3 सूटकेस में भरे गहनों को लेकर विभाग के अधिकारी उनके आवास से निकल चुके हैं। बता दें कि झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के घर को अब लोग कुबेर लोग भी कहने लगे हैं, क्योंकि कैश मिलने का सिलसिला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है।
अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। झारखंड से राज्यसभा के सांसद धीरज साहू के घर पर 350 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हो चुका है। अभी भी नोटों की गिनती जारी है। बीजेपी ने अब इस मुद्दे को अब और उठाना शुरू कर दिया है। संसद भवन परिसर में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर हल्ला बोला है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बता दें कि पार्टी सांसदों ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया है। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जनता पार्टी का शुरू से मानना है कि कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस एंड करप्शन, दीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। और कांग्रेस भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस अनाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस व्यभिचार के लिए जानी जाती है। कांग्रेस इज नोन फॉर करप्शन, कमीशन एंड क्रिमिनलाइजेशन। झारखंड से राज्यसभा के सांसद धीरज साहू के घर पर 350 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हो चुका है। तो वहीं इस पर लगातार सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि पैसे के बल पर कांग्रेस अगर सोच रही है मोदी को हरा देगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो वहीं बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कहा है कि भारत के इतिहास में इतनी बड़ी बरामदगी आज तक नहीं हुई है। जम के लड़ेंगे, नोट तो मिल ही रहा है। अभी तो 300 पकड़ाया है, 2-4 हजार करोड़ रखा होगा इसी ढंग से। महादेव कहां कहां पकड़ा रहा है। अभी धीरज साहू, इनके कितने थातीदार हैं। पैसा जमा कर पैसे के बल पर कांग्रेस ये सोचती हो कि मोदी को हरा देंगे, मोदी को नहीं हरा सकते। भारत के इतिहास में इतनी बड़ी रिकवरी आज तक नहीं हुई। 1947 से लेकर आज तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड 183 करोड़ का था। ये उसका दुगुना हो गया है, 360 करोड़ से ऊपर हो गया है। 200 करोड़ के जो है सोने, हीरे, जवाहरात पकड़ाए हैं। 8 लॉकर खुलना अभी बाकी है, जिसका की रास्ता बताया जाएगा। ये सारे पैसे कांग्रेस के हैं, इसलिए कांग्रेस को बंगारू लक्ष्मण याद आ रहे हैं। कांग्रेस जो है वो उसको डूब मरना चाहिए। अभी तक उसने पार्टी से उसको निष्कासित नहीं किया है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जांच ईडी और अन्य एजेंसियां यदि करेंगी तो पता चलेगा कि इसके तार और कहां तक जुड़े हुए। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज योजना को लॉन्च कर दिया है। इस योजना का लक्ष्य देश की आजादी के 100 साल पूरे होने पर देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस उद्देश्य को पूरा करने में युवाओं की अहम भूमिका होगी, इसलिए देश में तमाम वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने देश भर के राजभवनों में आयोजित वर्कशॉप से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और संस्थान प्रमुखों को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन के दौरान कहा है कि मैं उन सभी राज्यपालों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने विकसित भारत के निर्माण से संबंधित इस कार्यशाला का आयोजन किया है। आप उन लोगों को एक मंच पर लाए हैं जिन पर देश की युवा शक्ति को दिशा देने की जिम्मेदारी है। विकसित भारत के संकल्पों को लेकर बहुत ही अहम दिन है। मैं सभी गवर्नर्स को विशेष बधाई दूंगा कि उन्होंने विकसित भारत के निर्माण से जुड़ी इस वर्कशॉप का आयोजन किया है। देश की युवा शक्ति को दिशा देने का दायित्व जिन साथियों पर है, उनको आप एक मंच पर लाए हैं। चलिए अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू होने के बाद से रूस लगातार इजराइल की आलोचना करता आया है। इतना ही नहीं, रूस हमास लीडर्स की बेजबानी भी कर चुका है। रूस की इस नीति से इजराइल काफी नाराज चल रहा है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री
बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। नेतन्याहू ने गाजा से लेकर ईरान तक कई मुद्दों पर पुतिन से 50 मिनट तक चर्चा की। फोन पर चर्चा के दौरान नेतन्याहू ने नाराजगी जताते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र, यूएन और दूसरे मंचों पर रूसी प्रतिनिधि लगातार इजराइल के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। रूस के इस रुख पर इजराइल ने असंतोष जाहिर किया है। उन्होंने ईरान और रूस में बढ़ते सहयोग पर भी चिंता जाहिर की है। नेतन्याहू ने कहा है कि जिस भी देश को इजराइल जैसे हमले का सामना करना पड़ रहा है, उस देश ने हमेशा कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इजराइल भी यही कर रहा है। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के दौरान कुछ सकारात्मक चर्चा भी हुई है। नेतन्याहू ने रूसी नागरिक के साथ ही एक इजरायली नागरिक को रिहा करने के रूसी प्रयास की सराहना की है। उन्होंने कहा इजरायल सभी बंधकों को मुक्त करने के लिए राजनयिक और सैन्य सभी तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। नेतन्याहू ने पुतिन से अपील की है कि वो रेड क्रॉस पर दबाव डाले ताकि हमास के कब्जे में बंद इजरायली बंधकों तक दवाई पहुंचाई जाए। फिलहाल इन बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहेगा एएमवी नेटवर्क के साथ। नमस्कार।